धन्यवाद संचालक दीक्षित जी, यहाँ के कोचिंग के समस्त स्टाफ, शर्मा जी और प्यारे बच्चों। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि कोचिंग में इस प्रकार के एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज हम यहाँ पर 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 71वीं वर्षगांठ है और 72वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र के प्रति बच्चों में जानकारी हो, क्या होता है गणतंत्र, ये समझें। इसलिए हर वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्थानों में आयोजित होता है। राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि निजी संस्थानों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजन व्यवस्था की गई है। उसके लिए यहाँ का जो प्रबंधन मंडल है वो बहुत ही सराहनीय है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। प्रकृत्या सौम्यम विशालम प्रकामम सर्तार्धहारी ललामम निकामम हिमाद्रे ललाटे पदे च सिंधु प्रियम भारतम सर्वथा वर्णनीयम। अनेके प्रदेशा च अनेका च वेशा अनेकान रूपाण भाषा अनेका परम यत्र सर्वे वयम भारतीया प्रियम भारतम सर्वथा वंदनीय। प्रियम भारतम सर्वथा वंदनीय। तो भारत देश ऐसा देश है जो अपने आप में अतुलित पराक्रम को समेटे हुए, यहाँ पर नदियाँ हैं, नाल पहाड़ियाँ हैं, समुद्र है, सभी प्रकार का जो प्राकृतिक संपदा है, भौगोलिक संपदा है, वो हमारे भारत देश में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा दुनिया के युवाओं वाला देश, सबसे ज़्यादा यहाँ पर युवा हैं और वो युवा आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा देश में लाखों बलिदान हुए और उनके बाद में 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद देश को चलाने के लिए क्या कानून व्यवस्था रहेगी, इसके लिए भारतीय संविधान को बनाने की आवश्यकता पर काम हुआ और इसके लिए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा बनाई गई और इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे। तो हमें जानकर ये खुशी होगी कि उन 2 सदस्यों में अपने बरेली के भी 2 सदस्य थे। कोई बच्चा बता सकता है कि बरेली के कौन कौन से सदस्य थे उसमें संविधान सभा में? बहुत कठिन प्रश्न है ना, क्योंकि हमें अपने घर की बात पता नहीं होती। संविधान सभा में हमारे बरेली के 2 लोग थे, एक तो माननीय सतीश चंद्र और दूसरे माननीय सेठ दामोदर स्वरूप पाठक। और उसमें जो संविधान लिखा गया है उस पर उनके हस्ताक्षर। इस संविधान में जो प्रारूप समिति बनाई गई, जैसे एक पूरी संविधान सभा बनाई गई, उस संविधान सभा को चलाने के लिए कई अलग अलग समितियां बनाई गई। जैसे आपके यहाँ के जो निदेशक मंडल हैं शर्मा जी, उन्होंने कई प्रकार के यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए हैं और उसमें ये कार्यक्रम की आयोजन व्यवस्था देख रहे हैं, कोई संचालन व्यवस्था देख रहा है, कोई अपने पीछे भोजन बन रहा है और भोजन व्यवस्था भी देख रहे हैं। साथ साथ कोई यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उनका भी संचालन होगा। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य होता है उसमें एक जो संगठनात्मक तरीका होता है, कई समितियां होती हैं और समितियां वो मिलकर के उस काम को पूरा करती हैं। कोई काम अकेले नहीं हो सकता। आप देखते हैं ब्याह शादियां होती हैं तो कोई आदमी देखिए खाने की व्यवस्था देखता है, कोई जयमाल की व्यवस्था देखता है, कोई विदाई की व्यवस्था देखता है कि लड़की वाला सब काम अकेले तो कर नहीं देगा।
सब रिश्तेदार मिलकर के बुलाए जाते हैं और उनको अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम सहयोग करने के लिए दिए जाते हैं। तो उसी तरीके हाँ, क्योंकि बहुत डर लगता है कि जो पावर होती है मंच की वो संचालक के पास होती है, और संचालक देखिए जब पास में आ जाए तो लगता है वो हटने का संकेत दे रहा है। इसलिए मुझे लगा कि कहीं मेरी बात ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ लंबा ही चला लूँ। तो देखिए, तो संविधान बनाने में जो समिति बनाई गई, उसकी जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और उन्होंने पूरे विश्व के विभिन्न प्रकार के संविधानों का अध्ययन किया, वहां गए और उनमें से यहाँ की आवश्यकता के अनुरूप जो बातें थी उनका संकलन किया, और संकलन करने के बाद एक बहुत बड़ा संविधान लिखा। तुम्हें बच्चों पता होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। और इसको बनाने में कितना समय लगा, किसी बच्चे को याद है? सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा। हाँ बताओ। अरे वेरी गुड, देखिए बहुत होशियार बच्ची है। ताली हो जाए इस बच्ची के लिए, जोरदार ताली हो जाए। क्या नाम है तुम्हारा? कीर्ति कहीं श्रीवास्तव, बहुत अच्छा नाम है, वास्तविक नाम है। एक काल्पनिक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, और इन्होंने तुरंत देखिए उसका सही जवाब दिया है। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जैसे अभी कीर्तिका श्रीवास्तव जी ने बताया, कि संविधान बनाने में। बड़े अच्छे बच्चे हैं इस कोचिंग के और काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे जो ग्रुप है उसमें फंडामेंटल कोचिंग भी जुड़ी हुई है जिला विज्ञान क्लब के ग्रुप में, और उसमें यूट्यूब पर अक्सर जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दे देते हैं, ताकि और भी टीचर लाभान्वित होते हैं और उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, ताकि और बच्चे भी उससे लाभान्वित हों। मुझे अच्छा लगता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे यहाँ के, और यहाँ के सब शिक्षक लोग बच्चों को पढ़ाने में समय लगे रहते हैं। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में देखिए भारत संविधान बना, जैसे कीर्तिका ने भी बताया। और इस संविधान में कितने अनुच्छेद थे और बताओ? 365। कितने? 365। 365। चलो कुछ कम रह गया। और कोई बताए भाई, बहुत पढ़ाए हैं बस कुछ कम रह गए। तो देखिए इसमें 395 अनुच्छेद थे उस समय, जो बढ़कर के 400 से ऊपर हो गए। हमारा जो संविधान है बहुत बड़ा संविधान है, विस्तृत संविधान। इसमें कुछ बातें अमेरिका से ली गई, कुछ रूस से ली गई, कुछ इंग्लैंड से ली गई, कुछ ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इस तरीके से बहुत सी जगहों से जो संविधान चल रहे थे वहां से सब बातें लेकर के एक बात व्यवस्था बनाई गई। और संविधान में जो सबसे पहला तो लिखा हुआ है, सबकी किताबों पर छपा रहता है, क्या लिखा हुआ है? कि हम भारत के लोग पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान को अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। तो इस तरीके से हम भारत के लोग, यानी कि संविधान हमारा है, हमारे लिए है, इसलिए तो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कि उसमें जो खास विशेषता थी वो क्या थी? ये तो ठीक आ रही है। वो थी हमें मूल अधिकार दिए गए। कितने मूल अधिकार हैं कोई बताएगा? ठीक है। सामाजिक विज्ञान पढ़ा नहीं? मूल अधिकार, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने मूल अधिकार हैं? 6। वेरी गुड। देखिए बहादुर बच्ची देखिए उठी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका दी। कितना सुंदर नाम है इनका। प्रिय अंक, सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे इनको इम्तिहान में, क्योंकि प्रिय अंक तो वही होगा जो सबसे ज्यादा है। 100 में 100 नंबर आए वही प्रिय अंक है। 99 आ गए तो वो भी तो कम है, एक तो कम ही है। प्रियंका ने बताया कि उसमें 6 मूल अधिकार हैं। वीडियो बन रही है। और 6 मूल अधिकारों में
पहले 7 मूलाधिकार थे, एक मूलाधिकार हटा दिया गया। वो कौन सा मूलाधिकार था जिसको हटा दिया गया? कोई बता सकता है? ये हर कमीशन में आता है ये सवाल। वो था संपत्ति का अधिकार। 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? अभी सरकार को विकास करना है, सड़क बनानी है, तुमको हम बनानी नहीं देंगे। तो वो संपत्ति तुम्हारी अधिग्रहित कर सकती है, उसका तुम्हें मुआवजा देगी, पैसा देगी, लेकिन संपत्ति ले लेगी। तुम्हारा मकान अगर रास्ते में पड़ गया तो तोड़ देगी। इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और 6 अधिकार रह गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और सबसे बड़ा जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाई किसी के अगर तो मूल अधिकारों का वायलेशन हो रहा है तो उन अधिकारों को देगा कौन? भाई हम कहें हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, हमारे साथ कोई गलत काम हो रहा है, तो उसको रेमेडी क्या होगी, उसका इलाज कैसे होगा? तो उसके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया कि आप अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के सेक्शन 226 और उच्चतम न्यायालय के सेक्शन 32 में इस बात की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आपको पूरी सुरक्षा व्यवस्था वो संविधान प्रदान करता है। ऐसा हमारा विस्तृत संविधान है। और संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो क्या है कि जितना सख्त है उतना ही लचीला भी है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तुम्हारा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखो, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि सख्त भी बहुत है और लचीला भी बहुत है। जैसे आपके से कि सुशील शर्मा जी सर जो हैं, सख्त भी बहुत है, जब काम नहीं करते बहुत डांटते हैं, और वैसे प्यारी बहुत करते हैं। तो लचीलापन, एक लचीलापन कहलाता है। जो माँ बाप होते हैं बच्चों को डांटते बहुत हैं, फिर उनको प्यारी बहुत करते हैं। तो ऐसे हमारा संविधान केशवानंद भारती में विवाद था, उसमें तय किया गया कि संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। आप लोग भी सब बैठ जाएं कुर्सियों पर, आगे अच्छा लगेगा। संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उसमें संशोधन किए जाते हैं। और अभी तक 126 संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया, जिनमें 104 संशोधन हो चुके। कितने संशोधन हुए? 104। और सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। और उस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को रखा गया। क्या रखा गया? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, कि जब हम आपको अधिकार दे रहे हैं तो आपका कर्तव्य भी है। वो कर्तव्य क्या है? भाई आपको देखिए अधिकार दिया जा रहा है, आपको दवाई दी जा रही है, आपको अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है, तो आपका कर्तव्य क्या है कि आप स्वच्छता रखें, सफाई रखें, है नहीं? कोविड-19 के बारे में जो सरकार ने बताया है उसके नियमों का पालन करें। तो ये सभी बातें सरकार ने बताई हैं और उनका पालन करना हमारा कर्तव्य, तभी तो अधिकार है। देखिए, वेयर देयर इज ड्यूटी देयर इज राइट। जब हमारे पास हम अपना काम सही से कर रहे हैं तभी तो हमें अधिकार मिलेगा, और हम काम नहीं करेंगे तो अधिकार कहेगा। तो संविधान के धारा 51 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 51 है उसमें मूल कर्तव्यों को रखा गया। और उस मूल कर्तव्यों में जो उसका जो पैरा नंबर 9 है उसमें इस बात की व्यवस्था की गई कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाए।
to develop the scientific temper among the students. उनके अंदर मानववाद उत्पन्न किया जाए, अंत्योदय की भावना उत्पन्न की जाए, ज्ञानार्जन किया जाए और अपनी संस्कृति के बारे में उनको बताए। इन सब बातों के बारे में बताएगा। तो जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको विकसित करने के लिए हर जिले में जिला विज्ञान क्लब बनाया गया। जैसे अभी हमारे प्रिय छात्र रहे मृदुल दीक्षित जी, विष्णु इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से 12 तक पढ़े और वहीं मैं इनका गुरु भी रहा, शिक्षक भी रहा और हमेशा इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रकार से सारे कामों को किया। वहाँ पर जो कार्यक्रम होते थे, स्कूलों में कार्यक्रम में सहभागिता करते थे। वहाँ के हर बच्चा, हर टीचर सब जानते थे इनको। शुरू में देखिए बता रहे थे, जैसे बहुत हिचकते थे, बोलने में डर लगता था इनको। इनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ाई और ये आगे बढ़े। भाई बच्चे आते हैं ज्ञानार्जन के लिए, तो उनका काम क्या रहता है टीचर्स का? उनको मोटिवेट करना। गुरु होता है अंधेरा और रू होता है प्रकाश। यानी हमारा काम है तमसो मा ज्योतिर्गमय, उनको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएं, बच्चों को रास्ता दिखाएं। ये दिखाया और उसमें जो बच्चे उनका अनुसरण करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो यहाँ संचालन कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बुलाया। तो साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करने के लिए डीएम साहब की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला विज्ञान क्लबों का गठन किया और उसका मैं जिले का समन्वयक हूँ। तो आज मैं कुछ जिला की जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, वो बताना चाहूँगा। उसमें एक योजना है इंस्पायर अवार्ड। बच्चे ध्यान दें, इंस्पायर का मतलब होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। खासतौर से जो बालिकाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छी योजना है और लड़कियों को वैज्ञानिक बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है ताकि जो लड़कियां हैं वो अच्छी वैज्ञानिक बने, अच्छी खोज करें। आज आप देख रहे हैं कि अभी जो मिशन यान हुआ था, चंद्रयान, मंगलयान, सभी में लड़कियों की वैज्ञानिक के रूप में अहम भूमिका रही है। पायलट भी बन गई, पूरी कमांडेंट के रूप में पूरी फोर्स को संभाल रही। तो मिशन शक्ति में हमें बच्चों के अंदर जो बालिकाओं के इस बात में थोड़ा भेद हो रहा था उसको समाप्त करके उनको एक संवादाधिकार दिलाया जा रहा है, उनके अंदर हौसला दिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और वे लड़कियां आजकल जो सभी क्षेत्रों में बालिकाएं आगे बढ़ रही हैं। तो मालूम है अभी है कि बालिकाओं के नाम पर एक नेशनल डे मनाया गया। कब हुआ था? 24 जनवरी। क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन। बहुत अच्छी बात है कि बहुत बच्चे जागरूक हैं और कई सवालों का जो जवाब है, एक सवाल ही फिक्स हुआ है, बाकी सबके जवाब देके मिले हैं। 4 जवाबों 3 जवाब सही गए हैं। 75% तो हो चुका है ना, अभी आगे और पड़ेगा। तो देखिए बालिका दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और उस दिन देखिए उत्तर प्रदेश दिवस भी था, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। उसी दिन बच्चों को, बालिकाओं को जो शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, उनमें जागरूकता के लिए बालिका दिवस भी मनाया जाता है। क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा से एक परिवार नहीं कई परिवार सुधर जाते हैं। इसलिए बालिकाओं की शिक्षा की बहुत जरूरी है, उनको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो सर्वांगीण विकास करती है, इंटायरली डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। और सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी शिक्षा होना बहुत आवश्यक है। उनके लिए इंस्पायर अवार्ड योजना चल रही है। इंस्पायर का मतलब है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। और इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये सरकार देती है और वो आपके खाते में आते हैं। बहुत अच्छी योजना है। 10,000 रुपये आपको देंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, अच्छा प्रोजेक्ट का एक आइडिया देना है
और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको 10,000 रुपये आपके खाते में मिलेंगे। ये तो देखिए उन बच्चों के लिए है जो छठे से 10वीं तक के लिए। अब आपके मतलब की बात की जा रही है। दूसरी योजना है वो है इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है जो इंटर की परीक्षा पास करते हैं और उस परीक्षा में जो बोर्ड में टॉप करते हैं, जो 10% बच्चे आते हैं, 10% बच्चे जो टॉपर्स हैं, उन टॉपर्स बच्चों के लिए 80,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। पता नहीं हुआ, बहुत से बच्चों को मिल नहीं पाते हैं क्योंकि उस योजना का लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं। और 5 वर्ष तक दिए जाते हैं, 4 लाख रुपए हो गए। इतनी नौकरी में भी नहीं मिलते होंगे बहुत से लोगों को, और कई बच्चों को मिल रहे हैं। हमारे मार्गदर्शन के 53 बच्चे जो है बरेली जनपद के ऐसे हैं जिनको ये धनराशि मिल रही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने एक योजना और शुरू की है जिसमें जो बोर्ड के अच्छे बच्चे हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, उनके लिए अलग से भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो छात्रवृत्ति देखिए 2 प्रकार की है। एक तो यह है कि जो बच्चे आर्थिक स्थिति में कमजोर हैं उनके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है आय के आधार पर। और दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो योग्य हैं, उनको मेधावी बच्चों के जो टैलेंट के आधार पर देखिए उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। वो तो मतलब टैलेंट वाली वो तो मिल रही हो, गलत बात है, लेकिन टैलेंट वाली सभी के लिए है, वो आमदनी वालों के लिए। इसलिए अपना टैलेंट क्या है डेवलप करें। आपके लिए 80,000 रुपये पर ईयर की स्कॉलरशिप भारत सरकार जो है साइंस वाले बच्चों को दे रही है। आर्ट्स साइड, कॉमर्स साइड के बच्चों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से छात्रवृत्ति दी जा रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो जिला विज्ञान क्लब है वो बच्चों में विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। विज्ञान की प्रदर्शनी हो, विज्ञान की प्रतियोगिताएं हो, विज्ञान की बहुत सारी योजनाएं हो, ट्रेनिंग्स हो, कैंप हो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, संगोष्ठी है। इन सभी के माध्यम से बच्चों के अंदर जो वैज्ञानिक सोच विकसित हो, उनके अंदर एक सिस्टम डेवलप हो, साइंस के प्रति अच्छी रुचि रखें और वैज्ञानिक भी बने आगे चलकर। इस प्रकार के अंधविश्वास को खत्म करें, अंधविश्वास को बिल्कुल ना अपनाएं और वैज्ञानिक सोच अपनाएं, पर्यावरण स्वच्छ बनाएं। ये उसका एक मिशन है। तो बच्चों को आज मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आपके लाभ के लिए हैं, कल्याण के लिए हैं, उन सब से जोड़ा जाएगा। देखिए इग्नाइट योजना है, इग्नाइट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने चलाई है। कोई भी बच्चा उसमें अपना एक इनोवेटिव आइडिया भेज सकता है, नवाचार, नयापन। आप अपने समाज की समस्या को वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से हल करेंगे, वो एक इनोवेशन है। उसका आपका प्रोजेक्ट मंजूर हो जाएगा। आपको 10 रुपए से लेकर 10,000 से लेकर के 10 लाख तक की राशि गवर्नमेंट देगी। तो अब जैसे एक इनोवेशन के बारे में एक उदाहरण बता रहे हैं। अभी एक गाजियाबाद की लड़की ने इनोवेशन किया, अपने बरेली की लड़की नहीं बनाया। कई छात्राएं यहाँ सेलेक्ट हुई हैं और वो जापान भी जा रही हैं घूमने। लगभग 200 बच्चे ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे निर्देशन पर घूम चुके हैं। चेन्नई में गए, बच्चे बैठे हुए थे, अभी यहाँ पर आए थे, राहुल हैं और लोग हैं। चेन्नई गए हैं, वहाँ पर देखिए कोलकाता गए हैं, बॉम्बे गए हैं, और वहाँ पर जो साइंस फेस्टिवल लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भाग लिया। आज मुझे कहना है तुम लोगों से कि आप अपने अंदर देखिए एक टेम्परामेंट डेवलप करिए, पढ़ाई का एक अच्छी प्रकार से हम अपनी पढ़ाई करें, टारगेट निश्चित कीजिए, लक्ष्य निर्धारित करें और एक वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ें। कोई बताएगा बच्चा कि जो वैज्ञानिक सोच है वो क्या है, वैज्ञानिक पद्धति क्या है, किसी को बताएं? यानी जिसमें अंधविश्वास नहीं हो, विश्वास हो, जिसको हम करके देख सकें, वही तो विज्ञान है। तो आज इस अवसर पर मैं यहाँ के जो आयोग मंडल है, यहाँ के सभी विद्यार्थियों को
शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इतना एक सुंदर आयोजन किया है। और अंत में कहना चाहूंगा कि लाया है गणतंत्र दिवस, खुशियां हमें हजार, गोरों से ये देश हुआ था इस ही दिन उद्धार। एक बार नारा लगाएंगे सब लोग, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, अमर शहीदों की